नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत के बीच हाल ही में हुए विद्युत व्यापार समझौते के कानूनी विवाद के बारे में। क्या इस समझौते का देश के राष्ट्रीय हित से बाहर होने का खतरा है? इसमें कौन कौन से पहलुओं पर विचार हैं और क्या इससे नेपाल को हो सकता है नुकसान? सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखें। नेपाल और भारत के बीच हाल ही में हुए दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते के खिलाफ एक कानूनी चुनौती उठाई गई है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या समझौता वास्तव में राष्ट्रीय हित से प्रेरित है या सामान्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को राजनीतिक बना रहा है। समझौते की विवादितता उत्तरी पड़ोसी के साथ कुशी, गंडक और महाकाली नदी समझौतों जैसे अन्य जल संसाधन संबंधित समझौतों की विवाद से उत्पन्न है। दोनों देशों ने जनवरी की शुरुआत में 25 वर्षीय विद्युत व्यापार समझौता किया, जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल की यात्रा के दौरान। समझौते के अंतर्गत भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदने का वादा किया है, जिससे नेपाल को अपने विद्युत के लिए एक दीर्घकालिक बाजार मिल गया है। लेकिन पूर्व सरकारी सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि समझौता नेपाल के हित के खिलाफ है, क्योंकि इससे भारत को नेपाल के जल संसाधन का अनधिकृत उपयोग करने की अनुमति होगी। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह समझौते के केवल संसदीय समर्थन के बाद ही इसे लागू करें, तथा उन्होंने यह भी तर्क किया है कि जल संसाधन के वितरण को लेकर यह केस प्राकृतिक संसाधन के रूप में शास्त्रीय स्वीकृति के अनुसार संसदीय मंजूरी की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहाकुल सुबेदी की एक बेंच ने शुक्रवार को चर्चा के दिन प्रतिपक्ष एमिकस कुरिये को बुलाया, कहते हुए कि यह मुद्दा संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों को उठाता है। बेंच ने नेपाल बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से प्रतिपक्ष की प्रतिष्ठानता या वरिष्ठ वकील को चर्चा में प्रतिपक्ष की रूप में भाग लेने के लिए आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट करे कि उपयोगकर्ता द्वारा मांग की गई तरह अनुबंध के प्रतिष्ठापन के खिलाफ अगर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की क्यों दरकार है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने मांग किया है। हिस्सेदार विभाजित हैं कि भारत के साथ हस्तांतरित किया गया विद्युत व्यापार समझौता नेपाल के राष्ट्रीय हितों की सेवा करता है या नहीं। अपने हाल के एक साक्षात्कार में उपाध्याय ने कहा कि समझौता नेपाल के लाभों को कमजोर कर रहा है। भारत ने नेपाल से प्राप्त करने के लिए नहीं चुकाया है। तुम नेपाल के जल संसाधन का उपयोग करके भारत को न्यायात्मक रूप से चुकाने की बजाय इसे बराज का निर्माण करने और नेपाल की भूमि और नागरिक बस्तियों को डुबोने के बाद न्यायात्मक रूप से चुकाने के लिए बराबर नहीं के लिए कह सकते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि भारत को नेपाल की विद्युत को अपनी शर्तों पर खरीदने की अनुमति देने वाला समझौता राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, क्योंकि न्यू दिल्ली विशेषकर चीनी कंपनियों की शामिलता के साथ विकसित परियोजनाओं से बिजली खरीदने से इनकार करती रहती है। नेपाली अधिकारी ने कहा है कि समझौता ने नेपाल की शक्ति क्षेत्र में रुचि रखने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और दक्षिणी पड़ोसी के साथ व्यापार घातक कमी करने के लिए आवश्यक है। विद्युत को लास्ट ईयर 154 अरब रुपए की मान में निर्यात करने का देश का सबसे बड़ा वस्त्र बन गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सवाल हल करेगा कि इस समझौते के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं। समर्थक इसे इस तरह से कहते हैं कि ऐसा समझौता नेपाल के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि देश पहले ही बारिश के मौसम में बिजली की बड़ी मात्रा को देख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वे जो इस दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते के खिलाफ हैं, वे क्यों चुप थे जब नेपाल और भारत ने 2014 में एक ही प्रकार का समझौता किया था, जिसने विद्युत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मार्ग बनाया, ने पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे ने कहा। वे भी नेपाल और भारत के बीच शक्ति के क्षेत्र में सहयोग की राह खोलने और न्यूनतम और अधिकतम मौद्रिक विनिमय के माध्यम से ऊर्जा विनिमय की अनुमति देने के लिए राजा सीमा सहित सीमा के पार से होने वाले ऊर्जा उत्पादकों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अधिकार दिया।
मैंने 2015 में एक नए संविधान के बाद भी किसी को सुना नहीं कि 2014 के विद्युत व्यापार समझौते के कार्यान्वयन के लिए संसदीय स्वीकृति की मांग कर रहा है, घिमिरे ने कहा। नेपाल में जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों की राजनीतिकीकृता सामान्य है। भारत के साथ किए गए समझौतों को इससे कितना लाभ होने पर भी जांच किया जाता है, स्टॉक होल्डरों के अनुसार। कई विशेषज्ञ नेपाल के लिए कोशी और गंडक समझौते को असमान और अनुचित मानते हैं और 1996 में किए गए महाकाली समझौते को विवादास्पद बताते हैं। लेकिन जैसा कि आपकी अनुभव से पता चलता है, नेपाल की विकास को प्रभावित करने वाले परियोजनाओं के रूप में विश्व बैंक की सहायता से विकसित होने वाले अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भी राजनीतिकीकृत हो गई, जिससे बैंक ने 1990 के दशक में वापसी कर ली। इस परियोजना के विकास की असफलता ने देश को क्षेत्र में एक दशक के लिए लंबे समय तक बिजली की कमी से जूझना पड़ा, जो 2000 के दशक के आधिकारिक आरंभ से शुरू हुआ। नेपाल के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के संघ के अध्यक्ष गणेश कर्की ने कहा कि भारत के साथ हस्तांतरित होने वाले दीर्घकालिक समझौते के खिलाफ प्रतिवाद करना नेपाल की अतिशेष बिजली को अपने दक्षिणी पड़ोसी को बेचने से निराश करने के लिए है। कई देश ने अपने उत्पादों को निर्यात करके खुद को समर्थन दिया है। नेपाल के लिए बिजली एक ऐसा समर्थन योग्य आइटम है। देश इसे और अधिक क्यों न निर्यात करे, कर्की ने कहा। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि नेपाल और भारत के बीच हुए दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। इस वीडियो में हमने देखा कि नेपाल और भारत के बीच हुए विद्युत व्यापार समझौते पर कानूनी विवाद कैसे हुआ है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह सिर्फ एक विवाद है और आपको अधिक जानकारी के लिए स्वयं भी जांच करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।